कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जो टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ है, अर्थात शब्दावलियों से जुड़ा हुआ है। तो कुछ शब्दावलियां ऐसी होती है जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है और प्रश्न आते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, विधायिका क्या है, व्यवस्थापिका क्या है, उच्च सदन क्या है, निम्न सदन क्या है, ज्वाइंट सेशन क्या है, फ्लोर क्रॉसिंग क्या है, जीरो आवर क्या है, क्वेश्चन आवर क्या है, स्टार क्वेश्चन क्या होता है, नॉन स्टार क्वेश्चन क्या होता है, या फिर आपको काम रोको प्रस्ताव क्या होते हैं, स्थगन प्रस्ताव क्या होते हैं, या सत्र क्या होता है, सत्र का आहूत क्या होता है, और फिर सत्र की समाप्ति क्या होता है। इन सब चीजों को जानना है आप लोगों को। हमारे संविधान में ये महत्वपूर्ण चीजें हैं और प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे उम्मीद की जाती है कि इन सभी शब्दों को आप जानें और जानना भी आपको चाहिए। तो इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले कि प्रशासन के जो तीन स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इसमें कार्यपालिका की चर्चा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्टतः लिखा गया है कि प्रशासन के तीन स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका या विधायिका। अब ध्यान रखेंगे, कार्यपालिका कार्य का पालन करती है, न्यायपालिका न्याय के अनुसार शासन चल रहा है कि नहीं अथवा समय समय पर जो विधि के अंतर्गत न्याय को परिभाषित करना है वह कार्य करती है, और विधायिका समयानुसार विधि में परिवर्तन करती है अथवा नवीन विधि का निर्माण करती है। ये विधायिका का कार्य है। जैसा कि देखा गया, आपको कुछ वर्ग ज्यादा आरक्षण न मिलने से एक ही वर्ग के लोग ज्यादा जॉब में जा रहे थे, अमीर लोग जा रहे थे। तो सरकार ने क्या किया कि नहीं, देश का समानता के साथ विकास हो, इसके लिए उन्होंने पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया, क्योंकि पिछड़े वर्ग पिछड़ते जा रहे थे और उनको जो है ऊंचाई पर नहीं जा रहे थे। जो सामान्य जाति के लोग थे वे लोग आगे थे और पिछड़े जाति में भी जो आगे थे वो आगे थे। तो सरकार ने आरक्षण दिया आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग को, जिसको क्रीमी लेयर कहा जाता है। तो जो ओबीसी के अंतर्गत क्रीम है उनको आरक्षण नहीं मिलता, ओबीसी के अंतर्गत जो क्रीम है उनको आरक्षण नहीं मिलता। जो नन क्रीम है यानी क्रीम के नीचे लोग हैं उनको आरक्षण मिलता है। और यही कारण है कि आप देखे होंगे ब्लॉक स्तर पर 6 महीना का, एसडीओ स्तर पर 1 साल का, डीएम स्तर पर 3 साल के सर्टिफिकेट आपको बनते हैं और बनने के बाद जो है आपको हर 3 साल पर उसको बनवाना पड़ता है, क्योंकि सरकार का मानना है कि यदि आप बैकवर्ड कास्ट के हैं और आप आरक्षण चाहते हैं तो हो सकता है कि 3 साल में आप तरक्की करके अमीर हो गए हो, और जब आप अमीर हो गए हैं तो आपको आरक्षण नहीं देकर आप ही के जाति या आप ही के वर्ग के पिछड़े हुए लोगों को दिया जाएगा ताकि वो भी अमीर हो जाए, फिर पिछड़े को दिया जाएगा ताकि वो भी अमीर हो जाए। तो इस ढंग से धीरे धीरे समानता आ जाएगी। लेकिन फिर सरकार ने ये सर्वे कराया और पता लगा कि जो सामान्य जाति के लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं आर्थिक आधार पर, वो बहुत दबे कुचले चले जा रहे हैं। वो तो न शेड्यूल कास्ट में आ रहे हैं, न शेड्यूल ट्राइब में आ रहे हैं, न ओबीसी में आ रहे हैं, और उनको जो है खाने पीने की दिक्कत नहीं है, पढ़ाने की दिक्कत है, वो अपने बच्चों को अच्छा नहीं कर पा रहे, अतः उनके बच्चे पिछड़ जा रहे हैं। तो वहां भी आर्थिक आधार पर जो है 10% उनको भी आरक्षण दिया गया। तो इस तरीके से सरकार समय समय पर नई विधि भी बनाती है। यह काम विधायिका करती है। यह काम कौन करेगी? विधायिका करेगी। और न्यायपालिका समय समय पर न्याय के कार्य करती है, विधि के अनुसार न्याय को देखती है। अब कई बार देखे होंगे कि एक ही अपराध पर न्यायपालिका के डिसीजन बदलते रहते हैं, क्योंकि वो देखते रहती है कि अपराध का दशा क्या है, अपराध की दिशा क्या है। एक छोटा सा बालक कुछ दिन पहले देखे होंगे, कुछ बड़े लोगों के साथ मिलकर और एक महिला के साथ दुर्व्यवहार भी किया था और साथ ही उनके शरीर को छत बिछत करके उनको मार डालने का प्रयास भी किया गया था। तो ऐसी स्थिति में बड़े लोगों को फांसी की सजा दी गई, लेकिन छोटे लोगों को फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है, वो अनजाने में कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा कि नहीं, यह अपराध जघन्य अपराध है और बच्चा मैच्योर है, भले उसके सर्टिफिकेट एज कम है लेकिन बच्चा मैच्योर है, अतः इसे भी फांसी होगी।
और उन्होंने उस बच्चे को जो है जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत छोड़ा नहीं, बल्कि फांसी की सजा दी गई। तो वही मैं कहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय देखती है, यानी हर परिस्थितियों में उसको कैसे परिभाषित करना है, विधि किसके लिए किस प्रकार से हो, वो अच्छे ढंग से लागू कराती है। यानी विधि का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि जबरदस्ती विधि को लागू किया जाए। परिस्थितिवश जो है वो न्याय के विद्वान लोग होते हैं और उस आधार पर उसे परिभाषित करते हैं और हिसाब से दंड देने का कार्य भी किया जाता है। और देखे होंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी के वध करने वाले जो लोग थे, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, उन्होंने जघन्य अपराध किया था, क्योंकि उन्होंने कोई पॉलिटिकल कॉज नहीं था, रिलीजियस कॉज पर वनली मार दिया था और इसलिए फांसी दी गई। लेकिन वही राजीव गांधी के हत्यारे को फांसी अभी तक नहीं दी गई है। कारण था कि उन्होंने पॉलिटिकल कॉज था जो लिट्टे के आदमी ने करवाया था। उस श्रीलंका पर जो अपनी शांति सेना भेजे हुए थे और उस शांति सेना के अगेंस्ट में जो है वहां पर लिट्टे जो है एकदम एक संगठन बनाया जिसका अध्यक्ष प्रभाकरन था। तो यहां पर न्यायपालिका ने देखा, उसे दिया और वैसी स्थिति में उसे आजीवन कारावास में बाद में बदल दिया गया। तो अभी तक राजीव गांधी के हत्यारे को फांसी नहीं दी गई है। यानी ये देखा जाता है कि परिस्थितियां क्या है, ये हम लोग उतना नहीं जान सकते। सच्चाई है कि न्याय से संबंधित कार्य को न्यायाधीश ही जानता है। वह रात दिन मुकदमे को देख रहा होता है और उस हिसाब से अपना करता है। कार्यपालिका जो है आपके दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका और दूसरी अस्थायी कार्यपालिका। जो अस्थायी कार्यपालिका है उसमें नियुक्ति होता है, देखे होंगे आप, जो चपरासी से लेकर, जिसको ऑफिस बॉय कहते हैं, और राष्ट्रपति तक, उसे सरकार के बहुमत से कोई लेना देना नहीं है। एक चपरासी भी अगर किसी पद पर है तो उसे कोई हटा नहीं सकता बिना विधि के अंतर्गत। आप उसे हटाते हैं, जैसे आप डिसमिस करते हैं, बर्खास्त करते हैं या सस्पेंड करते हैं, तो वो न्यायपालिका के पास जाकर कारण जानेगा और अगर उसकी नौकरी गलत तरीके से हटाई गई है तो पुनः वो जॉब में आ जाएगा। यह देखा गया है। मेरे ही गांव के एक राम अयोध्या सिंह थे, बाई कास्ट भूमिहार, और उनको थाने में कोई समस्या उत्पन्न हुआ था तो उन्होंने मारपीट कर दिया था। मारपीट करने के बाद पहले उनको सस्पेंड किया गया और बाद में उनको डिसमिस कर दिया गया। लंबे समय तक वो संघर्ष करते रहे और 22 साल बाद अंततः हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिसीजन दिया कि उनका जॉब सही है। उन्होंने अच्छा निर्णय लिया था, क्योंकि उनके साथ जब इस प्रकार का सलूक किया गया तो वो भी ऐसे करेंगे। नौकरी करने का मतलब नहीं कि सीनियर उनके गाल पर थप्पड़ जड़ दे और बेमतलब उनके साथ मार पिटाई करे, बदले में ये भी हाथ अगर चला दिए तो वो इन्होंने गलती नहीं किया था। तो 22 साल का जो पेमेंट था सरकार ने उनको दिया और फिर पद पर वो चले गए। यानी 22 साल लड़ाई के बाद उनकी पुनः नौकरी हुई और वो पद पर चले गए। यानी चाह कर भी उनका सीनियर उनके नौकरी को नहीं खा सका। तो आप समझ सकते हैं यह अस्थायी नियुक्ति हुई, इसलिए अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। हमारे राष्ट्रपति 5 साल के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लोकसभा में बहुमत कम हो गया तो लौट आएंगे। वो 5 साल रहेंगे। वो 3 ही दशा में हट सकते हैं, या तो खुद मर जाए, या मन मृत्यु हो जाए, या फिर वो त्यागपत्र दे दे, या महाभियोग लगाकर उनको अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा मिलकर हटाए। ऐसे उनको ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह देगा बर्खास्त बर्खास्त, या प्रधानमंत्री कह देगा बर्खास्त बर्खास्त, उनको हटाने का। तो ये अस्थायी कार्यपालिका हुआ। और अस्थायी कार्यपालिका में आता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रीगण। क्योंकि मान लीजिए अभी जितेंद्र राय हैं और बिहार सरकार चल रही है, ये आपके पर्यटन और खेल मंत्री हैं, हमारे छपरा के मरवाड़ा के विधानसभा सदस्य यानी विधायक साहब अभी मंत्री हैं, तो कार्यपालिका में हो गए। लेकिन कब तक है? जब तक कि वहां विधानसभा में बहुमत है। नीतीश सरकार चल रही, आज नीतीश जी त्याग पत्र देंगे, कल सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी एकदम से, मंत्री जी को भी हटना पड़ जाएगा। तो ये अस्थायी कार्यपालिका हो गया। ठीक है, तो हमारे प्रशासन के कितने स्तंभ है? 3, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। और चौथा स्तंभ माना जाता है प्रेस मीडिया को। चौथा स्तंभ क्या है? माना जाता है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल।
क्योंकि ये सबको देखता है और इसके साथ जन समुदाय है, एक बहुत अच्छा इनका विस्तार है। तो इस ढंग से अब प्रिंट मीडिया भी आ गया है, दूरदर्शन वगैरह सब हो गया है, जनमानस को एक साथ ये जोड़ पाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अगर इससे भी आगे हम बढ़ के देखें तो 4 स्तंभ के अलावा 5वां स्तंभ भी आ गया है। यह है क्या? प्रेशर ग्रुप। जो अब देखे होंगे बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, ट्रक एसोसिएशन है, किसान एसोसिएशन है, अलग अलग बहुत सारे हमारे समाज के ग्रुप्स बने हुए हैं। ये सब आपके जो है एक से एक उसके अभिकर, तो ये 5वां स्तंभ में आते हैं। 6ठा स्तंभ में आता है आपका इंटरनेशनल प्रेशर ग्रुप्स, जो विश्व का दबाव बना के रखते हैं इंडिया में, जिसको डॉलर डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। वो करते क्या है कि दूसरे देशों में जो कर्ज दिए हैं, कहते हमारा बात नहीं मानोगे तो मेरा जो पैसा लिए हो लौटाओ, हमारा जल्दी से वापस करो। तो इस तरीके से या मल्टीनेशनल कंपनियां जो है उनको वहां से निवेश हतोत्साहित करने लगते हैं। अब वो भागने लगती है तो हमारे यहाँ जो विदेशी मुद्रा है या किसी देश में कम होने लगता है, तो मजबूरी में हम लोग उनके बातों को और उनके सिद्धांतों को मानते हैं। और 7वां भी है जो आपके आतंकवादी है, एक दूसरे देश में लोग बना के रखते हैं बड़े पैमाने पर। अभी देखे होंगे आप कि परसों जो है नमाज के समय में आतंकवादी हमला हुआ और मार डाला गया, बहुत सारे लोग वहां मारे गए, जो हालांकि गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अगर घर में अगर रखते हो तलवार, तो तलवार कभी न कभी आपके घर के लोग मिसयूज अपने लिए भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत बुरी चीज है, नहीं रखना चाहिए। हम लोग तो खुद भुक्त भोगी हैं और खुद नुकसान झेले हुए हैं। अच्छे चीज अगर फूल रखोगे तो फूल ही कोई किसी को लेगा और देगा, और चक्कू रखोगे तो चक्कू ही लेगा और देगा। तो बुरी चीजों को पनाह कभी नहीं देना चाहिए। वो कई बार दूसरे को नुकसान तो करने के लिए होता है, लेकिन कई बार अपना भी नुकसान कर देता है। तब जाके लगता है कि लो ये गलत रास्ता था मेरा, ये अच्छी रास्ता नहीं थी। अब रही बात आपको कि संसद में 3 आते हैं आपको, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद में क्या आते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तीनों संसद के अंग माने जाते हैं। और ध्यान रखना, कोई भी कानून अगर बनता है तो इन तीनों के अनुसार ही बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। अगर लोकसभा में आया तो राज्यसभा भी पास करेगा, राज्यसभा में आया तो लोकसभा भी पास करेगा, और दोनों पास कर गया तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। अब रहा सत्र आहूत करना, तो एक ध्यान रखिए कि एक संसदीय मंत्री होता है जो सत्र को आहूत करता है, बुलाता है। यानी लोकसभा राज्यसभा में बैठक शुरू हो, 365 दिन तो बैठक नहीं हो सकता है, तो इस तरीके से बैठक शुरू हो, उसको सत्र को आहूत करना कहा जाता है। लोकसभा के प्रत्येक नए निर्वाचन के बाद अथवा प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति जो है संबोधित करता है। ध्यान रखिएगा, जैसे अभी जो है बजटीय सत्र आज शुरू हो रहा है, आज बजट प्रस्तुत होगा, 1 फरवरी है। और हमारे बहुत अच्छा फेसबुक पर कभी कभी लोग लिखता है कि देखिएगा आज शाम से बहुत से अर्थशास्त्री डेवलप हो जाएंगे, बजट सुनकर। बजट बहुत अच्छा, जो सरकार के समर्थक है लिखेंगे बहुत अच्छा, अब विरोधी होंगे वो सब क्या लिखेंगे? हाँ, बजट बहुत खराब, बजट गरीबों का शोषण। बजट के बारे में कोई जानेगा भी ठीक से नहीं, लेकिन बस इतना है कि सरकार हमारी है तो सपोर्ट करना है, और सरकार हमारी नहीं है तो विरोध करना है। बस इतना ही भर जानता है लोग। हालांकि ऐसा नहीं कि कुछ ज्ञानी लोग नहीं है, देश में है लोग, लेकिन उन ज्ञानियों की उतना आवाज सुनने वाला कोई यहाँ नहीं है। जो ऐसे ही चिल्ला रहे हैं उन्हीं की आवाज लोग ज्यादा सुनता है और उन्हीं पर ज्यादा ध्यान भी देता। अभी नहीं देखें, वो ट्रेंड चला है लोगों को डैमेज करने की। मान लीजिए कोई कमा रहा है नया, चाहे पुराना तो लिख रहे लो फेसबुक क्या, जिसके घर सीमेंट से प्लास्टर है वो पुराना धनी है, और जिसका नया नया टाइल्स लगा है वो नयका धनी है। लग रहा है नया कमा रहा है। मोबाइल पर क्या लिख रहे हैं लोग, जो पुराना फोन रखा है वो पुराना धनिक है, खानदानी धनिक है, और जो एंड्रॉयड रख रहा है लग रहा है नया नया धन हुआ है, मनी गालिए हुआ। ठीक है, लोग क्या कह रहा है कि जो सिकरी ये ऊपर पहन रहा है लग रहा है नया धनिक है, पुराना धनिक खानदानी धनिक तो
अंदर डाल के पहनता है। अरे जो भी है भैया, आपको किसी को अपमान करने का नया पुराना कह के हक है नहीं है। हर मैटर पर जो राजदूत से चलता है वो पुरानका धनिक है, आज जो नयका गाड़ी से चल रहा है वो नया धनिक है, माने वो खानदानी है। इस तरीके से माने मजाक उड़ा रहा है लोग। तो मैंने अपने फेसबुक पर कुछ कल लिखा है जानबूझकर, भैया ऐसे मजाक उड़ाओगे तो कोई मेहनत करेगा, तुम भी नयका बन जाओ ना, कोई तुमको रोक रहा है। हम तो ये भी लिखने वाले थे, आपको बता रहे कि जो लोटा लेकर खेत में जाता है वो खानदानी धनिक है आज जो शौचालय बना के जा रहा लग रहा है नयका धनिक है चलो करो तुम नयका धनिक पूरा कर तो ये कोई चीज हुआ किसी को डैमेज करना, किसी, ये सब वर्ग संघर्ष अच्छी बात नहीं है, जातीय संघर्ष अच्छी बात नहीं है। गांधी जी क्या कहे कि हमारे देश में जात पात जो है गलत है, जातीय पहचान होनी चाहिए जिसे आसानी से लोगों को पहचाना जा सके कि किसके यहां जाना है। एक गांव में अगर 4 गो मनोज है तो मनोज सिंह कौन है, मनोज ठाकुर कौन है, मनोज शर्मा कौन है, मनोज महतो कौन है, आसानी से पहचान हो जाएगा। बस इसके लिए जरूरी ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट के भाव इससे कम बेस नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने कहा सब कोई बराबर है और इसलिए इससे किसी का इज्जत बढ़े और इस जात से किसी का इज्जत गिरे वह देश पर कलंक है। और वही हम लोग शुरू कर दिए हैं आज कर फिर, तो ये उचित नहीं है। किसी को किसी भी तरीके से मोटिवेट करो, आगे बढ़ाओ, अपमानित मत करो, क्योंकि वो अपराध हो जाएगा। आज तुम गाली दोगे कल तुझे कोई गाली देगा। ज्ञान की कमी है लोगों के पास। तुम प्रणाम करोगे तो बदले में सामने वाला क्या करेगा, 2 बार प्रणाम करता। हम देखे हैं, प्रणाम भाई साहब, तो प्रणाम प्रणाम, फायदा हो गया। हम 1 बार की 2 बार कर दिया, तो घाटा कहाँ है आपको करने में। आप दूसरे के इज्जत दे के देखो, सकारात्मक सोचो, तुम्हारे प्रति भी लोग सकारात्मक सोचना शुरू कर देंगे। नकारात्मक सोचोगे, हो सकता है कि तुम तो मजबूत हो, कम नकारात्मक सोचा, तुम्हारे प्रति लोग खाली नकारात्मक ही सोचना शुरू कर दे। कितनी गर्दा उड़ेगी। पवन सिंह तनी सा कड़ा बोले तो आज पवन सिंह के हमेशा गर्दा उड़ता है कि ना। खेसारी को गाली देते हैं, उनके लोग भी गाली देते हैं हमेशा। अभी वो वीडियो वायरल हुआ है, देखे होंगे कि हाँ क्या अच्छा सीखा खेसारी बोला है कि मेरे यहाँ तो ठीक है भैया कि बाल बच्चा है तो कम से कम लोग सोहर झूमर गाने आएगा, तुम तो निर्वंशी है, क्या आएगा। बोल तो दिया, अब जन्म आइए, इतना तो आसान है कि तुम से बयाना भी कहेगा जन्म ले लो। तो बहुत दिमाग लगा के ये सब बोलता है। इसलिए किसी किसी का, सब में बीमारी है, हम में भी भीषण बीमारी है। तो हम अगर दूसरे की बीमारी को कहेंगे तो मेरे बीमारी को लोग नहीं करेगा जी, हम दूसरे के बीमारी का उपचार करेंगे, ये होना चाहिए। हाँ, तो संसद सत्र की बात मैं बता रहा था आपको कि ध्यान रखिए, संसद सत्र को आहूत जो है 2 बार राष्ट्रपति करता है, एक नए वर्ष के बाद पहले सत्र को, और दूसरा लोकसभा चुनाव जब हो जाए तब पहले सत्र को राष्ट्रपति क्या करेगा, संबोधित करता है। और उस पर जो है धन्यवाद प्रस्ताव भी आते हैं जो सरकार के पक्ष के लोग लाते हैं। हालांकि वो राष्ट्रपति का जो है अपना भाषण नहीं होता, उसे मंत्रिमंडल लिख कर देती है, राष्ट्रपति केवल पढ़ते हैं और इसीलिए सरकार के लोग उस पर धन्यवाद ज्ञापन देता। कई बार तो उस वक्तव्य को सरकार का वक्तव्य समझकर विपक्ष उस दौरान राष्ट्रपति के खिलाफ भी हल्ला करती है, जबकि नहीं करना चाहिए। अब संसद जब सत्र शुरू हो जाता है तो हो सकता है कि दोनों सत्र एक साथ हो, लोकसभा राज्यसभा। आपको शायद जाएंगे वहां संसद भवन में तो वहां देखेंगे 12 गो दरवाजा, 6 दरवाजा जो संसद भवन के आपका है वह लोकसभा के लिए है और 6 जो दरवाजा है वह आपको राज्यसभा के लिए है। तो 1 से 6 तक दरवाजा जो है आपके लोकसभा के लिए है और 7 से 12 तक दरवाजा आपका है वो राज्यसभा के लिए है। और इस तरीके से एक ही भवन है पार्लियामेंट्री हाउस जो
1918 से शुरू हुआ बनना और 1931 में जो है उसका उद्घाटन किया गया था। लॉर्ड इरविन पहले ऐसे व्यक्ति थे जो संसद भवन का उद्घाटन किए थे। तो यहाँ देखेंगे आप, जैसे मैं थोड़ा सा बनाना चाहूँगा आपके बीच में, ब्लैक कर दिया गया तो वाइट कर देते हैं। तो मान लीजिए कि वाइट नहीं हो पाया, ये संसद भवन हो गया, वाइट ही कर देते हैं ना, और मिटा देते हैं इसे। जब सारा फैसिलिटी है ही तो इतना आलस काहे के लिए करे ना जी। तो चलिए, ये हो गया आपको संसद भवन पूरा का पूरा। और तब इसमें हम थोड़ा सा काटना शुरू करें हैं दरवाज़ा। तो देखिए, एक दरवाज़ा मैंने काट दिया और ये एक दरवाज़ा काट दिया। एक यहाँ दरवाज़ा है, एक यहाँ दरवाज़ा है, तो 4 दरवाज़ा तो हो गया आपको। अब एक हो गया तो यहाँ, 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 फिर 1 2 3 4, तो ये सब दरवाज़ा हो गए। और इस बीच में आपको थोड़ा सा हम लाइनिंग एक बना देते हैं जिससे आप समझ सकें कि किस तरीके से। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ से घेरा गया है, ठीक है, और ये पैक है यहाँ पर। तो आपका इधर वाला जो हो गया 6 से लेकर ऊपर का जो अंक है, ये पूरी की पूरी तरह संसद भवन में, ये 7 नंबर गेट हुआ, ये 8 नंबर हुआ, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12 हो गया। और यहाँ से हुआ 1 2 3 4 5 और 6 नंबर गेट हुआ। तो जो यहाँ ये वाला है 1 से 6 तक है, ये बोलते हैं आपको लोअर पार्लियामेंट, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा, ठीक है। और ये है आपका जो 6 से 12 तक है, ये है राज्यसभा, ठीक है। तो ये ढंग से एक ही भवन है। अब ज्वाइंट सेशन आता है तो ये फोल्ड कर दिया जाता है लकड़ी को। अब फोल्ड हो गया तो एक हो गया पूरा का पूरा। अब देखिए होता क्या है, हम लोग अभी महिलाओं को एक आरक्षण देने जा रहे हैं। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ इसलिए कि कुछ लोग जान भी जाए। तो हम लोग महिलाओं को 33% आरक्षण देने जा रहे हैं आपके लोकसभा राज्यसभा में। कहाँ देंगे हम लोग? हाँ, लोकसभा में और राज्यसभा में 2026 में हम दे देंगे। लेकिन आरक्षण देंगे तो इनकी सीटों की संख्या बढ़ा के देंगे। यानी अभी हमारे पास इसमें है आपके 545 और इसमें कितने मेंबर है? 245। इसमें 5 अभी जोड़ा जा सकता है और इसमें 7 अभी जोड़ा जा सकता है। टोटल लोकसभा में मेंबर होना चाहिए 552 और राज्यसभा में 250। लेकिन आपको 545 अभी हम लोकसभा में हैं और 245 राज्यसभा में हैं। तो इस तरीके से अगर जोड़ दिया जाए इन टोटल को तो लगभग 800 कुछ 700 कुछ होंगे ना जी। 5 2 7 45 45 90। तो इस ढंग से हम लोग होंगे 790 के आसपास, इस हिसाब से मेंबर होंगे। अगर इन दोनों को भी जोड़ दिया जाए तब कितने हो जाएंगे हम लोग? 802 हो जाएंगे। तो इस ढंग से 802 मेंबर होंगे। अब इसमें हम लोग महिलाओं को 400 सीट बढ़ाने जा रहे हैं, 1/3। तो 400 इसमें जोड़ देंगे हम 400। तो टोटल हो जाएगा लगभग कितना? 1206। 402 न जोड़ेंगे तो 1206 सीट हम लोग करने जा रहे हैं। अरे 402 जोड़ दीजिएगा, का दिक्कत है? अरे उतना गणित मत आइए, कितना क्या करना, बस इतना कि 12 से 1 2 3 इतना सीट माने टोटल लोकसभा राज्यसभा का होगा। अब इसी के लिए इसमें तो बैठते नहीं संसद भवन में, तो हम लोग एक नया संसद भवन जो है बना रहे हैं और बन भी गया है लगभग। उसका 2024 में उद्घाटन करेंगे और इसके बाद लोकसभा में भी महिलाओं को हम 33% आरक्षण दे देंगे और राज्यसभा में भी 33% आरक्षण दे देंगे। अब एक दबाव ये आ रहा है कि क्या उसमें आरक्षण केवल महिला का देंगे कि जाति के आधार पर देंगे? ये मैटर अभी उलझा हुआ है।
क्योंकि कई बार प्रस्ताव आया कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए लोकसभा राज्यसभा में, मुलायम सिंह दबाव बनाते रहे कि नहीं, जाति के आधार पर आरक्षण दीजिए, ओबीसी का अलग, शेड्यूल कास्ट का अलग, शेड्यूल ट्राइब का अलग, ऐसे ऐसे करके। और सरकार कहती रही कि नहीं कि महिला इज महिला, महिला में कोई जाति के आधार पर वर्गीकरण करना ठीक नहीं है। ऐसे मैं भी मानता हूं कि महिला को भी जाति के आधार पर अगर लड़ा दिया जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि महिला अगर टूट गई तो पूरा परिवार टूट जाएगा, पूरा देश टूट जाएगा। इसलिए महिलाओं को जाति में बांटना ठीक नहीं है। लेकिन पुरुष लोग मानेगा, वो तुरबे करेगा, जैसे भी हो जो भी हो, लेकिन ये होगा। इसलिए हम लोग संसद भवन एक बड़ा बना लिए हैं, लगभग कुछ दिन बाद उद्घाटन हो जाएगा और उनके आरक्षण 2026 में लागू हो जाएंगे। इसका बेनिफिट जो गवर्नमेंट करेगी उसको ज्यादा मिलेगा। एक जैसे हम लोग 370 हटाए वैसे ही ये काम होगा। तो यहाँ होता है। अब ध्यान रखेंगे, यहीं से इसी गेट से आतंकवादी प्रवेश किए थे, 12 गेट से। जो संसद भवन पर आक्रमण हुआ था वो गेट नंबर 12 से, इस 12 गेट नंबर से घुसते हैं उपराष्ट्रपति, 1 नंबर गेट से घुसते हैं हमारे स्पीकर जो बिरला जी है, कृष्ण बिरला, वो जाएंगे। धनकर जी किस नंबर से जाएंगे? 12 नंबर गेट से जाते हैं, यहाँ बैठता है लोग। अब इनके बैठने की जगह देखेंगे आप तो वहां आपको लगता होगा कि सेक्रेटरी पीछे होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप संसद भवन में तो अब खैर जाना थोड़ा सा कठिन हो गया है, क्योंकि लोग जनरली बिना परमिशन के अब नहीं जा सकता है और आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा वहां जाकर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से एक छोटा सा संसद भवन में एक गैलरी टाइप का होता है अंदर, जिसमें इसके जस्ट पीछे अधिकारी होते हैं। और यहाँ आगे जो है आपका, यहाँ देखिएगा एक बड़ा बढ़िया चेयर बना होता है इस टाइप से, जो ये मैंने ले लिया है ना, उसको हटा देते हैं और तब सिंपल लेकर चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा एक सीढ़ी बना होता है, यहाँ से जो आप चढ़ते हैं, यहाँ एक बड़ी अच्छा कुर्सी रहता है, इधर से भी सीढ़ियाँ होती, और यहाँ पर आपके स्पीकर महोदय जो है बैठे होते हैं। स्पीकर के सीट सामने एक टेबल रहता है, देखे होंगे। इस टेबल पर यहाँ 1 2 3 4 आदमी इधर से बैठा हुआ रहता है, कई बार 5 आदमी बैठ जाता है कार्य के आधार पर। और यहीं पर आपके कैबिनेट सेक्रेटरी बैठता है, यहाँ बैठेंगे आपके स्पीकर महोदय, और ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर बढ़ता है कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऑफ इंडिया कहते हैं। तो वो नीचे बैठे रहता है और बड़े ऊंचे पर स्पीकर रहते हैं, और सारा लिखा पढ़ी का काम वहीं से होता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक जानकारी रखने वाले लोग रहते हैं टेबल। आप पूरा संसद भवन के लोग तो आप देखबे किए होंगे फोटो टीवी पर, ऐसे ऐसे उनके चेयर लगे रहते हैं। तो इस तरीके से अपना घुस कर ऐसे करके सबके मुंह उनके तरफ, स्पीकर के तरफ रहता है। जब भी बैठक संयुक्त होना होता है तो ये लकड़ी का होता है, फोल्डिंग हटा दिया जाता है, और हटा दिया जाएगा तो सभी बैठक एक साथ हो जाएगी। तो यही स्पीकर महोदय अध्यक्षता करते हैं और राज्यसभा लोकसभा के ज्वाइंट सेशन हो जाता है। अभी तक 3 बार ज्वाइंट सेशन हुआ है, बड़ी कठिन परिस्थिति में होता है। जब लोकसभा कमजोर होती है तबे जो है ज्वाइंट सेशन की जरूरत है, लोकसभा मजबूत होगी तो ज्वाइंट सेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो खैर ये तो खैर संसद भवन की सब बताएंगे डिटेल जब हम संसद में चलेंगे। तो यहाँ तो संसद सत्र को आहूत करना, तो एक ही साथ थोड़ा सा यहाँ से लकड़ी हटा दिया जाता है और एक साथ आपके राष्ट्रपति जो है संबोधित कर देते हैं। यहीं से खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर दोनों सदन को एक बार संबोधित, इधरों के लोग सुन लेगा, इधरों के सुन लेगा, सदन का सत्र शुरू हो जाता है। अब नियम है कि सदन का सत्र शुरू हो जाए तो दोनों के बीच इंटरवल 6 महीना का नहीं होना चाहिए। 6 महीना के बीच गैपिंग नहीं होना चाहिए, यानी सत्र जल्दी जल्दी हो। तो 3 बार तो जरूर ही आता है। बजटीय सत्र जो शुरू होने जा रहा है, दूसरा होता है आपको मानसूनी सत्र जो मई जून जुलाई में मानसून के, शीतकालीन सत्र जो आपके नवंबर दिसंबर में होता है। तो बताइए एक सत्र लगभग चलता है 60 दिन तक। तो 60 दिन तक एको गो चल गया, अब फिर कुछ दिन बाद 60 दिन तक तो 2 गो चलेगा, तो अंतराल होगा नहीं होगा ना।
क्योंकि 120 दिन तो यही हो गया और 180 दिन के अंतराल नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा। लेकिन ये 3 को चला देते हैं। अब हो सकता है इसी में 10 दिन कोई कम चले, कोई 10 दिन बेसी चले, लेकिन ये 36 या 18 180 दिन में 150 दिन तक निश्चित चल जाता है। अब 365 दिन में 150 दिन अगर सदन का सत्र चल रहा है तो आपके 6 महीने का इंटरवल होना पॉसिबल नहीं है। रही बात जरूरी होता है तो सत्र बीच में भी बुला दिए जाते हैं। मान लीजिए अगर सरकार में कोई पक्ष का हम साथ नहीं देंगे, हट रहे हैं, तो बहुमत साबित करने के लिए स्पीकर के पास विपक्ष दबाव बनाता है और फिर 2-4 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर जो स्पीकर तय करता है उस अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। तो बीच में भी आ जाएगा, कोई युद्ध हो जाए, कोई अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, कोई बहुत बड़ा बीमारी हो जाए, कोई बहुत सारा अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ जाए, तो उस समय में 24 घंटे के अंदर सदन को बुला लिया जाता है। ये सब अलग प्रक्रिया है। तो ये रहा सदन को आपका जो इंटरवल होता, आहूत करना, सत्रावसान करना। तो ये जो है आपके लोकसभा राज्यसभा कोई चल रहा है, दोनों को हो सकता है एक ही साथ सत्रावसान कर दिया जाए। मीन्स आज क्लास बंद, क्लास ढह नहीं गया, क्लास बंद, फिर बिहान चली, कुछ दिन बाद चली, तो सत्रावसान करना। अंततः स्पीकर लिख देते हैं और राष्ट्रपति साइन कर दिया तो सत्र बंद हो गया। अब 10 महीना 15 महीने, भले 2-4-5 दिन बाद में, 10 महीना तो बहुत हो गया, 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए, माने 10 दिन 20 दिन या फिर 1-1.5 महीना बाद उसको फिर बुलाया जाएगा और फिर चलेगा, ऐसा प्रावधान है। अब रही बात आपको कि जब भी सत्र शुरू हो जाता है तो उस दौरान प्रथम आधा घंटा का जो समय होता है वह आपके प्रश्न काल का होता है। अब उस प्रश्न काल के दौरान जब सदन में हम आप उपस्थित रहते हैं, मान लीजिए कि ये सदन हो गया और इसमें आप यदि उपस्थित है किसी कारणवश, तो ध्यान रखेंगे उसके पहले जो स्पीकर महोदय होते हैं उनको सूचना दे दी जाती है। स्पीकर महोदय यहाँ जो बैठे हैं आसन लगा के अपने कुर्सी पर, यहाँ माइक टाइक लगा है और यहाँ बैठे हुए हैं वो, तो यहाँ 14 दिन पहले कोई भी प्रश्न पूछना है तो दे दिया जाता। मान लीजिए 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। एक बोलते हैं हम लोग नॉन स्टार, ठीक है, उसके बाद एक होता है स्टार क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो 2 ही को लेकर चलिए, बाद में देखे होंगे आकस्मिक प्रश्न बहुत सारे होते हैं। तो नॉन स्टार जो प्रश्न है आपका, जिसको अतारांकित प्रश्न कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन लिखने वाला मेंबर जो है वह स्टार नहीं मारता, तो इसके उत्तर देने के लिए किसी भी मंत्री को सशरीर उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे बारे में पूछिए कि स्टडी पॉइंट में कुल कितने लड़के हैं, तो ये तो ऑफिसों में पूछ सकते हैं, हमको वहां आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टडी पॉइंट में कितने लड़के हैं और उसमें उस स्टार लगा दिए, कितने ग्रेजुएट है, कितने नॉन ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, ये आपको बताना होगा। हम उसके साथ और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तब डेट फिक्स हमसे होगा कि MK सिंह सुनिए, आपको ये स्पीकर महोदय सूचना भेजेंगे, आपसे स्टार क्वेश्चन पूछना चाह रहा है सदस्य महोदय, कोई भी एक आदमी, क्या आप उस तिथि को उपस्थित रहेंगे? तो हम भी ऑफिस से कांटेक्ट करेंगे और फिर देख लेंगे कि भैया क्या सबका आंकड़ा मेरे पास है ना, कितना नॉन ग्रेजुएट है, कितना ग्रेजुएट है, कितना पोस्ट ग्रेजुएट है, सब आंकड़ा पहले तैयार करेंगे तब ना जवाब देंगे जी। और उसके बाद हम कहेंगे आई एम एग्री, मैं सहमत हूं, और तब जो है वो डेट फिक्स होगा, तब जो है खड़ा कराया जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 14, मंजीत कुमार आप क्या पूछना चाहते हैं MK सिंह जी से? तो वहां से वो खड़े होकर कहेंगे का महाशय मैं पूछना चाहता हूं कि कोचिंग चलता है इतने दिनों से, क्या इनके पास ये मार्किंग हुआ है, कितने नॉन ग्रेजुएट है, कितने ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट है? तो मैंने कह दिया कि जी हमारे यहाँ 15 नॉन ग्रेजुएट है, 50 ग्रेजुएट है और करीबन 25 जो है पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो किस विषय से पोस्ट ग्रेजुएट ज्यादा हैं, साइंस से हैं कि आर्ट से हैं महोदय? ले, अब इसकी तो तैयारी करके हम नहीं आए हैं, शायद को इन्होंने पूछ लिया, अब पता नहीं लगा है कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट थे वो कई गो थे। हमने देखिए
सदस्य महोदय आप चिंता मत कीजिए, यथाशीघ्र आपको अवगत करा दिया जाएगा कि कितने जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट साइंस से हैं, कितने आर्ट्स से हैं, कितने कॉमर्स से हैं। विपक्ष हल्ला मचाया, जानकारी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पक्ष कहेंगे आप लोग थे तो थी, आप लोग भी तो सत्ता चला रहे थे, क्या इतना छोटा छोटा क्वेश्चन के जवाब दे रहे थे? हल्ला मचाइएगा, आप मचाइएगा, हल्ला मचेगा खूब। आप निश्चिंत रहिए, यथाशीघ्र जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब अगर गलती से बोल ही दिए हम कि नहीं 25 में हमारे यहाँ आर्ट के 15 है और करीबन 8 लड़के जो है साइंस के हैं और 2 लड़के कॉमर्स के हैं, बोल ही दिए हम, और पता चला कि 15 नहीं